नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट इतिहास के सुनहरे पन्ने। क्या आपको क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि ऐसा कौन सा समय था जब भारत वाकई सोने की चिड़िया कहलाता था? आज हम आपको उसी समय में लेके चलेंगे जब गुप्त साम्राज्य ने पूरे भारत को एक नई पहचान दी। इस एपिसोड में हम गुप्त साम्राज्य के आरंभिक दौर, उनके उदय और इसे स्वर्ण युग में बदले जाने के कारणों की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं उस पृष्ठभूमि में पहले जाएंगे हम उस पृष्ठभूमि में जब भारत ने करवट ली। दोस्तों, वो समय था तीसरी सदी का भारत। एक ऐसा समय जब बड़े साम्राज्य ढह रहे थे और छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे। कुषाण और सातवाहन जैसे शक्तिशाली साम्राज्य अपने अंतिम दिनों में थे। इसी अनिश्चितता के दौर में गुप्त वंश ने अपनी नींव रखी। क्या आप जानते हैं कि एक गुप्त साम्राज्य की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर हुई थी? श्रीगुप्त, जो इस वंश के संस्थापक थे, एक छोटे से राज्य के शासक थे, लेकिन इनकी दूरदृष्टि और उत्तराधिकारियों की नीतियों ने इस वंश को इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। इसमें घटोत्कच गुप्त, जो श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे, ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। उन्होंने जिस धैर्य और कुशल रणनीति से अपने राज्य को स्थिर किया, वह गुप्त वंश के भविष्य की कहानी लिखने वाला पहला कदम था। तो दोस्तों, मैं रिपीट करूं, श्रीगुप्त, जो कि इसके संस्थापक हैं, छोटे शासक थे। उनका उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त, ये भी एक स्थानीय शासक ही थे, बट इसके बावजूद इनकी जो दूरदृष्टि और कुशल रणनीति ने इतिहास के पन्ने ही बदल दिए। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे उस शासक की जिसने पूरे वंश को दिशा दी, और वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अब बात करेंगे उस राजा की जिसने गुप्त वंश को वास्तविक शक्ति प्रदान की। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। इनका नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा व्यक्तित्व उभरता है जिसने न केवल राजनीति बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि के लिए भी मील के पत्थर स्थापित किए। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की कुमार देवी से विवाह किया। यह कदम राजनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। इस मास्टर स्ट्रोक में हुआ क्या? इसका परिणाम क्या निकला? इसके परिणाम बड़े सार्थक निकले। पहला यही कि गंगा के मैदानी इलाकों में लिच्छवी वंश का बड़ा प्रभाव था, और इस गठबंधन से गुप्त वंश को एक मजबूत आधार मिला। और 319 से 320 ईस्वी में उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। दोस्तों, यह केवल एक कैलेंडर नहीं था, बल्कि उनकी सत्ता और आत्मविश्वास का प्रतीक था। महाराजा धीराज की उपाधि के साथ उन्होंने यह संदेश दिया कि गुप्त वंश अब केवल एक स्थानीय शक्ति नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय ताकत है। जी हाँ, तो ये बात हुई आपके चंद्रगुप्त प्रथम की, जिन्होंने गुप्त संवत चलाया। तो आपको वो समय याद रखना है। अब आगे की बात करें तो गुप्त युग एक ऐसा युग था जब भारत ने सपने देखे। जी हाँ, अब हम बात करते हैं उस युग की जिसे इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया। क्या आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य केवल राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान के लिए भी जाना जाता है? तो आइए
इस युग की कुछ शानदार उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। जैसे पहली उपलब्धि, आर्थिक प्रगति। तो गुप्त शासकों ने व्यापार और कृषि को बहुत बढ़ावा दिया। पाटलिपुत्र, उज्जैन और कौशाम्बी जैसे नगर व्यापार के केंद्र बन गए। ये शहर केवल आर्थिक हब नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। दूसरी उपलब्धि है कला और वास्तुकला में। तो इस काल में मंदिर निर्माण की नई शैली उभरी। मूर्ति कला में देवी देवताओं को जीवंत और सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गईं। तो ये थी दूसरी उपलब्धि, कला और वास्तुकला की। तीसरी उपलब्धि है साहित्य की। तो दोस्तों, कालिदास भारत के महानतम कवि और नाटककार इसी युग में हुए थे। इनकी कृतियां जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और चौथी बात करें अगर, तो विज्ञान और खगोल शास्त्र की करेंगे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिकों ने इस युग को गौरव प्रदान किया। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय आज भी गणित और खगोल शास्त्र में अद्वितीय माना जाता है। हालांकि दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम इन शानदार उपलब्धियों की एक एक करके और चर्चा करेंगे और डिटेल में जाएंगे। विशेष रूप से आर्थिक प्रगति, कला और वास्तुकला और साहित्य की। तो दोस्तों, अब इस खंड में हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य के प्रमाणों के बारे में। दोस्तों, इतिहासकारों को गुप्त साम्राज्य की जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिली है। इसमें से क्या प्रमुख हैं? तो सबसे प्रमुख स्रोत है अभिलेख। तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा। इसमें गुप्त साम्राज्य की सैन्य और सांस्कृतिक उपलब्धियों का बहुत ही विस्तृत उल्लेख किया गया है। पर ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्रशस्ति है। प्रशस्ति क्या होता है? प्रेज किया जाता है राजा को, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने कहा, जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो दरबारी कवि अपने राजा के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के भी लिखते थे। जाहिर सी बात है, वो उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो डिटेल में और उनको अच्छी अच्छी बातें तो लिखेंगे ही। तो जानकारी तो मिलती है, बट इतिहासकार इस प्रकार के प्रशस्तियों को, चाहे वो किसी भी शासक की हो, शक की निगाह से देखते हैं। तो एक स्रोत तो है, बट उसको हम इतिहासकार पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, उसको फिल्टर लगा के स्वीकार करते हैं। तो पहला हो गया अभिलेख। दूसरा, सिक्के। गुप्त काल के सोने और चांदी के सिक्के उस समय की आर्थिक स्थिरता और शिल्प कला का प्रमाण है। अगले स्रोत की बात करें तो वो है पुराण। जैसे वायु पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। और अंतिम स्रोत के बारे में चर्चा कर सकते हैं, वो है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। तो जैसे चीनी यात्री फायान ने गुप्त युग के समाज और धर्म पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो फायान के बारे में हम डिटेल में आगे एपिसोड में पढ़ेंगे कि उस समय के भारत को उसने कैसा देखा और अपने लेख में दर्शाया। दोस्तों, अंत में मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ता हूँ। ये सवाल ना आपको केवल सोचने को उकसाएंगे, बल्कि इतिहास के बेहतर समझ में भी मदद करेंगे। तो पहला सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। गुप्त साम्राज्य के शुरुआती शासकों ने अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद इतनी बड़ी सफलता कैसे पाई? दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी वंश के गठबंधन ने गुप्त वंश के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण युग के रूप में प्रसिद्ध गुप्त काल में कला और विज्ञान का कितना विकास कैसे हो सका? इस पर आप सोचें और अपने ज्ञान को और गहरा करें। दोस्तों,
धन्यवाद हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पे चलने के लिए। अगले एपिसोड में हम समुद्रगुप्त के शासनकाल की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तब तक के लिए विदा लें और इतिहास में जिंदा रहें।